नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है और मैं टेक्निकल एग्जाम गुरुजी से शैलेंद्र सिंह रावत आज आपके सामने लेकर आ गया हूं राजस्थान कला संस्कृति का चौथा एपिसोड। हाँ दोस्तों, इससे पहले 3 एपिसोड में हमने जो पढ़ा है उसके बारे में आपको थोड़ा सा संक्षिप्त जानकारी दे देता हूं। हमने जो पहला वीडियो अपडेट किया है राजस्थान कला संस्कृति का, वह अपडेट किया था मैंने जालोर का दुर्ग। दूसरा जो वीडियो मैंने अपडेट किया था कला संस्कृति के अंतर्गत दुर्गों का, और वह दूसरा दुर्ग था हमारे पास सिवाना का दुर्ग। और जो तीसरा एपिसोड मैंने अपडेट किया था वो था भरतपुर का लोहागढ़ का दुर्ग। और आज हम इसी एपिसोड को आगे रखते हुए आज चौथा एपिसोड प्रस्तुत कर रहे हैं और उसका नाम रखा गया है हमने आबू पर्वत यानी अच्चलगढ़ का दुर्ग। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं अच्चलगढ़ का दुर्ग। बिल्कुल अच्चलगढ़ का दुर्ग हम आज पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर। और दोस्तों, अच्चलगढ़ को बता देता हूं कि अच्चलगढ़ के दुर्ग के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। अच्चलगढ़ का दुर्ग कहां पर स्थित है? तो अच्चलगढ़ का जो दुर्ग स्थित है वो आबू में स्थित है। कहां पर स्थित है? आबू में। अब दोस्तों, अपन अच्चलगढ़ का दुर्ग पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको पर्वत श्रेणियां मैं आपको बना देता हूं। आप बिल्कुल इसी प्रकार से डायग्राम बना लीजिएगा। ये डायग्राम सिर्फ और सिर्फ आपको याद करने में काफी मदद करता है। दोस्तों, सबसे पहले मैंने ये पहाड़ियां बना दी है और इस पहाड़ी को जो हम कहते हैं इसको कहते हैं आबू पर्वत। आबू पर्वत भी कहते हैं, कई बार हम आबू पर्वत भी कहते हैं, या फिर इस पहाड़ी का जो दूसरा नाम है वो अच्चल पर्वत है या अरमुदाचल पर्वत है। तो आबू पर्वत भी कह सकते हैं इसको अच्चल पर्वत भी कहते हैं, अंचल पर्वत भी कहते हैं, और इसी को ही अरमुदाचल पर्वत भी कहते हैं। बिल्कुल, यानी अच्चलगढ़ का दुर्ग जिस पहाड़ी पर स्थित है, अच्चलगढ़ का दुर्ग जिस पहाड़ी पर स्थित है उसका नाम है आबू पर्वत, अंचल पर्वत या अरमुदाचल पर्वत। यहाँ पर ये दुर्ग स्थित है। दोस्तों, यहाँ पर अब मैं आपके सामने अच्चलगढ़ के दुर्ग के बारे में थोड़ा सा आपको एक डायग्राम बना देता हूँ। आप भी ऐसा डायग्राम सिंपल तरीके से डायग्राम बनाना है आपको। बस इससे क्या होगा, आपको याद करने में बहुत आसान यानी मदद मिल जाती है याद करने में। कभी भी आप कोई भी चीज़ पढ़ो इतिहास में तो आप उसका डायग्राम जरूर बना लीजिएगा। उससे क्या आपको याद करने में बहुत कुछ सुविधा मिलती है। ठीक है दोस्तों, इसलिए मैं आपको कभी भी कोई भी पढ़ाता हूँ वीडियो तो मैं आपको नॉर्मल डायग्राम बना देता हूँ, जिससे क्या याद करने में थोड़ा सा आपको आसान रहे। मान लीजिएगा कि ये हमारे पास दुर्ग नजर आ रहा है, अच्चलगढ़ का दुर्ग, और आबू पर्वत में स्थित है, यानी आबू रोड के अंदर स्थित है, आबू पर्वत पर स्थित है अच्चलगढ़ का दुर्ग हम आज पढ़ने जाएंगे। मित्रों, सबसे पहले इस दुर्ग की खासियत क्या है, इसके निर्माण किसने कराया, इसके बारे में थोड़ी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। इस दुर्ग का जो निर्माण कराया था वो परमार शासकों ने करवाया था। परमार शासकों ने कराया था। हालांकि किस परमार शासक ने कराया था इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन इस दुर्ग का निर्माण परमार शासकों ने करवाया था। और कब करवाया था? 900 ईस्वी में करवाया था। बिल्कुल, इस दुर्ग का जो निर्माण करवाया था वो परमार शासकों ने करवाया था। 900 ईस्वी में इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। दूसरी बात, इस दुर्ग का पुनर्निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। इस दुर्ग का पुनर्निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। और वो कब करवाया था? 1452 ईस्वी में। बिल्कुल, यानी निर्माण करवाया था परमार शासकों ने। कब करवाया था? 900 ईस्वी में। और इसी दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया था 1452 ईस्वी में। किसने? महाराणा कुंभा ने करवाया था। दोस्तों, राजस्थान का इतिहास में हम आज दुर्ग पढ़ रहे हैं और ये दुर्ग बहुत ही महत्वपूर्ण दुर्ग है। अच्चलगढ़ का दुर्ग या अचलेश्वर महादेव का दुर्ग, या फिर हम इसको बोलते हैं आबू पर्वत, अंचल पर्वत या अरमुदाचल पर्वत का दुर्ग। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि ये अच्चलगढ़ का दुर्ग का नाम पड़ा तो क्यों पड़ा? दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि इससे पहले यहां पर इस पर्वतमाला में एक अचलेश्वर महादेव का मंदिर है। अचलेश्वर महादेव का मंदिर है। बिल्कुल, ऐसा माना जाता है कि अंचलेश्वर महादेव का मंदिर होने के कारण, अंचलेश्वर महादेव का मंदिर होने के कारण इस अंचलेश्वर महादेव का जो मंदिर है इसके जस्ट पीछे की ओर, इसके देखो अंचलेश्वर महादेव का जो मंदिर है इसके जस्ट पीछे की ओर पहाड़ी पर
बना दुर्ग। अचलेश्वर महादेव के पीछे की ओर पहाड़ी पर बना दुर्ग है अचलगढ़ का दुर्ग। अचलगढ़ का दुर्ग, बिल्कुल ये जानकारी आपको मिल चुकी है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूं कि इस दुर्ग के बारे में क्या खासियत है और क्या नहीं है। दोस्तों, परमार शासक ने 900 ईस्वी में इसका निर्माण कराया था और महाराणा कुंभा ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। दोस्तों, इस मंदिर की खासियत है कि यहाँ पर एक बेडंगा सा मंदिर है। बिल्कुल, इस मंदिर में खासियत है कि इस दुर्ग की ये खासियत है कि यहाँ पर एक बेडंगा सा मंदिर भी है। बिल्कुल, एक बेडंगा सा मंदिर है और जिसमें पीतल की मूर्ति है, जिसकी पीतल की मूर्ति है और उस पीतल की मूर्ति की आज भी पूजा की जाती है। उस पीतल की मूर्ति की आज भी पूजा की जाती है। इस दुर्ग की खासियत क्या है कि यहाँ पर 2 जैन के मंदिर मिले थे। तो बिल्कुल इस दुर्ग में क्या क्या मिले थे इसके बारे में पढ़ रहे हैं। इस दुर्ग में 2 जैन मंदिर भी है। इस दुर्ग में 2 जैन मंदिर भी है और उसमें एक जो जैन मंदिर है वो हमारे पास है। एक जैन मंदिर है वो है पार्श्वनाथ जी का। एक जो जैन मंदिर है वो है पार्श्वनाथ जैन मंदिर और दूसरा जो जैन मंदिर है वो है ऋषभदेव जैन मंदिर। बिल्कुल, एक जो जैन मंदिर है वो है पार्श्वनाथ जैन मंदिर और दूसरा जो जैन मंदिर है वो है ऋषभदेव जैन मंदिर। ऐसा माना जाता है कि पार्श्वनाथ जैन मंदिर है उसका पुनर्निर्माण करवाया था, उसका जीर्णोद्धार कराया था अणहिलवाड़ के शासक कुमारपाल ने। बिल्कुल, तो पार्श्वनाथ का जो जैन मंदिर है उसका पुनर्निर्माण, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। पार्श्वनाथ के जैन मंदिर का, पार्श्वनाथ के जैन मंदिर का पुनर्निर्माण या जीर्णोद्वार, पार्श्वनाथ के जैन मंदिर का पुनर्निर्माण या जीर्णोद्वार अणहिलवाड़ सोलंकी शासक कुमारपाल ने करवाया था। कुमारपाल ने करवाया था। ठीक है दोस्तों, इस दुर्ग की क्या खासियत है ये भी मैं बता देता हूँ। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि ये दुर्ग हमेशा चौहानों के ही अधीन रहा था और इस दुर्ग में यहाँ पर जो चौहानों का अधीन रहा था और ऐसा भी माना जाता है कि चौहानों की जो प्राचीन राजधानी थी वो चंद्रावती थी। यानी यहाँ के परमार जो शासक थे, परमार चौहान जो शासक थे, उनकी जो प्राचीन राजधानी थी वो कौन सी थी? चंद्रावती थी। कई बार ये प्रश्न आता है तो वो भी मैं आपको लिख रहा हूँ कि परमार शासकों की प्राचीन राजधानी, परमार शासकों की राजधानी चंद्रावती। परमार शासकों की राजधानी क्या थी? चंद्रावती थी। यानी परमार शासकों की राजधानी चंद्रावती थी और यहाँ के जो शासक थे वो बहुत ही शक्तिशाली राजा थे। यहाँ के जो शासक थे बहुत ही शक्तिशाली राजा थे, लेकिन इन सब में जो शक्तिशाली राजा था वे था धारावर्ष। यानी परमार शासकों में जो सबसे शक्तिशाली जो राजा माना गया था वो धारावर्ष को माना गया था। परमार शासकों में जो सबसे शक्तिशाली जो राजा माना गया था, शासक माना गया था, वो किसको माना गया था? धारावर्ष को माना गया था। और ऐसा भी माना जाता है कि जो धारावर्ष का जो शासनकाल रहा था वो 1163 ईस्वी से लेकर 1219 ईस्वी तक रहा था। यानी 1163 से 1219 ईस्वी तक धारावर्ष ने यहाँ पर शासन किया था और तब यहाँ पर इस दुर्ग का निर्माण बहुत अधिक सुदृढ़ किया गया था। और ये एक ऐसे शासक थे जो यहाँ के वीर पराक्रमी शासक थे परमार शासकों में। उनके बाद जैसे इनका शासनकाल खत्म होता है उसके बाद परमार शासकों का यहाँ से राज्य लक्ष्मी रूठ गई। यानी कहने का मतलब यहाँ से उनका शासन हाथों से चला गया और उसके बाद ऐसा माना जाता है कि परमार शासकों का तो यहाँ पर सूर्य अस्त हो गया एक तरह से। यानी परमार शासकों के सबसे शक्तिशाली और पराक्रमी शासक थे धारावर्ष, जिनका शासनकाल 1163 से लेकर 1219 ईस्वी तक रहा था। जैसे ही इनका धारावर्ष
का शासनकाल समाप्त होता है और उसके बाद में यहाँ पर राज्य लक्ष्मी रूठ जाती हैं। यहाँ पर परमार शासकों का सूर्य अस्त हो जाता है और उसके बाद इनका शासन रह नहीं रहता है। उसके बाद यहाँ पर जो शासन करता है वो कान्हड़ देव के सोनगरा ने इस दुर्ग को जीत लिया था। तो दोस्तों कई बार प्रश्न आता है, एक बार आप इसकी कॉपी कर लीजिए, एक बार मैं वापस समझा देता हूँ कि मैंने आज क्या क्या पढ़ा है, इसके बारे में बिल्कुल क्लियर कराता हूँ। अचलगढ़ का दुर्ग हम पढ़ रहे हैं और ये दुर्ग आबू में स्थित है। जिस पर्वत श्रेणी पर स्थित है उसका नाम है आबू पर्वत, या उसका नाम है अंचल पर्वत, या उसका नाम है अर्बुंदाचल पर्वत। दोस्तों अचलगढ़ का जो दुर्ग है वो अचलेश्वर महादेव के मंदिर के पीछे की ओर पहाड़ी पर स्थित है, इसीलिए भी ऐसा माना जाता है कि इस दुर्ग का नाम अचलगढ़ का दुर्ग रखा गया था। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि इस दुर्ग का जो निर्माण किया था वो परमार शासकों ने करवाया था, और कब करवाया था? 900 ईस्वी में करवाया था। ऐसा भी माना जाता है कि इस दुर्ग का जो पुनर्निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने करवाया था, यानी महाराणा कुंभा ने यहाँ पर जो भग्नावशेष ये मंदिर था उसका पुनर्निर्माण करवाया था। कब करवाया था? 1452 ईस्वी में करवाया था। यहाँ पर एक बेडंगा सा मंदिर है जिसकी पित्तल की मूर्ति आज भी वहाँ पर पूजा की जाती है। परमार शासकों की राजधानी चंद्रावती थी और यहाँ के जो परमार शासकों में सबसे युवा पराक्रमी वीर जो शासक थे वो थे धारावर्ष। धारावर्ष का शासनकाल 1163 से लेकर 1219 तक रहा था और उसके बाद में यहाँ पर एक तरह से परमार शासकों का सूर्य अस्त हो गया था। दोस्तों इस अचलेश्वर जो दुर्ग है अपन जिस पढ़ रहे हैं अचलगढ़ का दुर्ग, इसमें 2 जैन मंदिर भी स्थित है। 2 जैन मंदिर भी स्थित है जिसमें से एक है पार्श्वनाथ का जैन मंदिर और दूसरा है ऋषभ देव का जैन मंदिर। पार्श्वनाथ के जैन मंदिर का जीर्णोद्वार करवाया था अणहिलवाड़ सोलंकी शासक कुमारपाल ने, इसका जीर्णोद्वार भी करवाया था। आगे सभी को समझ में? अब दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि जो इतिहासकार है गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी लिखते हैं कि यहाँ पर जो परमार शासक धारावर्ष का शासनकाल 1163 से 1219 ईस्वी तक था। बिल्कुल सन 1163 से 1219 ईस्वी तक यहाँ पर धारावर्ष का शासनकाल था और उनके बाद तो यहाँ पर उन परमार शासकों से राज्य लक्ष्मी रूठ गई। और उसके बाद ऐसा माना जाता है कि उसके बाद सोनगरा के शासक काहनड़ देव ने शासन किया। बिल्कुल, यानी परमार शासक धारावर्ष के बाद में यहाँ पर सोनगढ़ा के जो शासक थे वो काहनड़ देव ने यहाँ पर शासन किया था। यानी सोनगढ़ा के जो शासक थे वो काहनड़ देव ने यहाँ पर शासन किया था। हो गया क्लियर? अब काहनड़ देव के बाद में यहाँ पर जो गुजरात के जो शासक चौहानों के देवड़ा, बिल्कुल सोनगढ़ा के बाद में चौहानों की शाखा देवड़ा शासक, चौहानों की शाखा देवड़ा शासक राव लुम्बा ने चंद्रावती पर अधिकार कर लिया। राव लुम्बा ने चंद्रावती पर अधिकार किया। बिल्कुल, यानी परमार शासक धारावर्ष के बाद में सोनगढ़ा के शासक कानड़ देव ने शासन किया। उसके बाद में चौहानों की शाखा देवड़ा शासक राव लुम्बा ने यहाँ की जो राजधानी थी चंद्रावती पर अपना अधिकार कर लिया। इसके बाद गुजरात के शासक कुतुब शाह ने भी यहाँ पर अधिकार जमाया। बिल्कुल, यानी गुजरात के शासक कुतुब शाह ने भी यहाँ पर अधिकार जमाया। इसके बाद गुजरात के ही शासक महमद बेगड़ा ने, बिल्कुल गुजरात के ही शासक
गुजरात के ही शासक महमूद बेगड़ा ने शासन किया, ने भी यहाँ शासन किया। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जब गुजरात के शासक महमूद बेगड़ा ने यहाँ पर शासन किया था, तब महमूद बेगड़ा ने यहाँ पर देव प्रतिमा थी, उनको बहुत सारी देव प्रतिमा थी, उनको तोड़ दी, उनको खंडित कर दी थी और बहुत सारी देव प्रतिमा को वो अपने साथ लेकर जा रहा था। तो ऐसा माना जाता है कि जो यहाँ पर जो शिव मंदिर शिव मंदिर है, अचलेश्वर शिव मंदिर, और यहाँ पर जो जितने भी यहाँ पर अचलगढ़ के दुर्ग में देव प्रतिमा थी, उन सबको तोड़ दिया था। और तोड़कर जब वे अपने साथ प्रतिमा लेकर जा रहा था, तब यहाँ पर देवी का रूप प्रकट हुआ, और देवी का जो रूप प्रकट हुआ भंवर माता के रूप में प्रकट हुआ, यानी मधुमक्खियों के रूप में। सारा का सारा मधुमक्खियों ने महमूद बेगड़ा पर आक्रमण कर दिया था, और तब महमूद बेगड़ा वहीं पर वो खंडित प्रतिमा छोड़कर भाग गया था, और उस स्थान को आज भंवरताल के नाम से भी जाना जाता है, यानी उस स्थान को आज भंवरताल के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि उस स्थान को आज भंवरताल के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जो हम दुर्ग पढ़ रहे हैं, और इसके बाद में ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद महाराणा कुंभा ने इस दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया था, यानी महाराणा कुंभा ने इस दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया था। यानी अब अपन इस दुर्ग की बात कर लेते हैं। इस दुर्ग में एक है गणेश पोल। इस दुर्ग का जो एक दरवाजा है वो है मुख्य दरवाजा गणेश पोल, जहां पर भगवान गणेश की प्रतिमा लगी हुई है। इसी प्रकार दूसरा है हनुमान पोल, जहां पर भगवान हनुमान की प्रतिमा लगी हुई है। यानी एक गणेश पोल है और एक है हनुमान पोल। आगे जो तीसरा दरवाजा, थोड़ी देखो, पहला नंबर आता है गणेश पोल, दूसरा आता है हनुमान पोल। यहां से कुछ दूरी चलने के बाद आता है चंपा पोल। कुछ दूरी चलने के बाद आता है भाई चंपा पोल। अब चंपा पोल की क्या विशेषता? चंपा पोल की विशेषता है कि इसलिए इस पोल का नाम, इस दरवाजे का नाम चंपा पोल रखा गया था, क्योंकि यहां पर चंपा के वृक्ष हैं। यहां पर चंपा के वृक्ष हैं जो सुगंधित हवा देते हैं। यानी ऐसा माना जाता है कि पहला नंबर तो है यहाँ पर गणेश पोल मुख्य द्वार में, दूसरा जो मुख्य द्वार है उसमें हनुमान पोल है। आगे जो एक और द्वार, थोड़ी कुछ दूरी चलने के बाद एक और द्वार नजर आता है, उसका नाम है चंपा पोल, जहां पर चंपा वृक्ष स्थित है। और चंपा वृक्ष के कारण यहाँ पर सुगंधित हवा आती है, इसीलिए इस पोल का जो नाम रखा गया था, इस दरवाजे का नाम गया था, वो चंपा पोल रखा गया था। ठीक है दोस्तों, ये आपको जानकारी याद रखना। अब इसी चंपा पोल से थोड़े आगे जाने पर, इसी चंपा पोल से अगर अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं तो वहां पार्श्वनाथ जैन मंदिर आता है। पार्श्वनाथ जैन मंदिर आता है। यानी अगर हम इसी चंपा मंदिर से थोड़ा सा आगे चलते हैं तो पार्श्वनाथ जैन मंदिर आता है। इस पार्श्वनाथ जैन मंदिर का पुनर्निर्माण या जीर्णोद्धार कराया था अणहिलवाड़ शासक राजा सोलंकी के शासक कुमारपाल ने इसका पुनर्जीर्णोद्धार करवाया था। अब दोस्तों इस पार्श्वनाथ जैन मंदिर है, इसके आगे कुंड स्थित है, इसी के पास में बगल में कुंड स्थित है, और उस कुंड की जो लंबाई चौड़ाई है वो मैं आपको यहां लिख रहा हूं। इस कुंड की जो लंबाई है वो तो है 900 फीट और चौड़ाई है 250 फीट। बिल्कुल, इस कुंड की जो लंबाई है वो 900 फीट है और चौड़ाई है 250 फीट। और इस कुंड का जो नाम दिया गया था वो मंदाकिनी कुंड नाम दिया गया था। इस कुंड का जो नाम दिया गया था मंदाकिनी कुंड नाम दिया गया था। ऐसा माना जाता है कि दोस्तों इस कुंड का जो पानी है वो बहुत ही शीतल पानी है और शुद्ध पानी है। और जब रात को राक्षस भैंसों का रूप धारण करके इस कुंड का पानी पीने के लिए आते थे, तो उस समय धारावर्ष एक तीर से 3 भैंसों को मार गिराता था, इसलिए धारावर्ष को वीर पराक्रमी शासक माना गया था। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि यहां पर एक कुंड भी स्थित है जिसका नाम क्या है, मंदाकिनी कुंड। अब दोस्तों इसी कुंड के थोड़ा सा आगे की तरफ मानसिंह की छतरी है, यानी मानसिंह की छतरी भी यहां पर स्थित है। मानसिंह की छतरी
बिल्कुल, इस कुंड के जस्ट पास में मान सिंह की छतरी स्थित है। तो कई बार प्रश्न आता है कि मान सिंह की, अब मान सिंह कौन था? मान सिंह सिरोही का महाराव था। कौन था? सिरोही का महाराव था। तो मान सिंह कौन था? सिरोही का महाराव। बिल्कुल, सिरोही का महाराव मान सिंह की यहाँ पर छतरी भी स्थित है। आगे दोस्तों, अब दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर अब आगे अगर अपन बात करें, इसके आगे आता है भैरवपोल। आगे आता है भैरवपोल। भैरवपोल, जैसे आप भैरवपोल में प्रवेश करते हो उसके बाद आपको दुर्ग के अंदर का दृश्य नजर आता है, यानी दुर्ग के अंदर का दृश्य। बिल्कुल, जैसे अगर आप भैरव पोल को क्रॉस करते हो, यानी देखो सबसे पहले आता गणेश पोल, उसके बाद हनुमान पोल, फिर चंपा पोल। चंपा पोल के पास में पार्श्वनाथ का जैन मंदिर है और यहाँ पर एक मंदाकिनी कुंड बना हुआ है जो 900 फीट लंबी है, 250 फीट चौड़ी है। और इसी कुंड के बगल में सिरोही के महाराव मान सिंह की छतरी भी स्थित है। उससे थोड़ा सा आगे जाने पर भैरव पोल आता है। जैसे आप भैरव पोल पर प्रवेश करते हो उसके बाद इस दुर्ग के अंदर का विहंग दृश्य आपको दृश्य नजर आता है, यानी जैसे भैरव पोल को आप प्रवेश करते हो दुर्ग के अंदर का जो बहुत ही शानदार आपको दृश्य नजर आता है। आगे समझ में। अब दोस्तों इस दुर्ग के अंदर क्या क्या है वो अपन पढ़ लेते हैं। तो यहां लिख रहा हूं मैं अचलगढ़ के दुर्ग के अंदर। अचलगढ़ के दुर्ग के अंदर क्या क्या है उसके बारे में आपको बिल्कुल डिटेल से बता रहा हूं। देखो, एक तो है कुंभा का राजप्रसाद, एक कुंभा का राजप्रसाद है। दूसरा यहां पर ओखा महल स्थित है, रानी ओखा महल भी है, ठीक है, रानी ओखा महल। तीसरा नंबर यहां पर अन्न भंडार गृह स्थित है। तीसरा नंबर यहां पर अन्न भंडार गृह भी स्थित है। इसके अलावा चौथा नंबर पानी के विशाल टाके यहां स्थित है। पानी के विशाल टांके स्थित है। सावन भादो झील स्थित है। सावन भादो झील स्थित है ये। और एक है कपूर सागर भी स्थित है, कपूर सागर। बिल्कुल दोस्तों, आपको याद रखना पड़ेगा इस दुर्ग के अंदर कुंभा का राजप्रसाद महल स्थित है, रानी ओखा महल स्थित है, अन्न भंडार गृह स्थित है, पानी के विशाल टाके, सावन भादो झील स्थित है और एक कपूर सागर भी यहां पर बिल्कुल इस दुर्ग के पास में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इस दुर्ग के अंदर बुर्ज, परमार शासकों की बुर्ज। बिल्कुल, परमार शासकों के बुर्ज, यानी बुर्ज का मतलब है कि यहाँ पर एक अलार्म लगा हुआ था, जो किसी भी प्रकार की विकट परिस्थितियाँ आती थी तो उस समय ये बुर्ज बजता था, उस घंटी अलार्म बजता था। तो परमार शासकों के यहाँ पर बुर्ज भी स्थित है। प्राचीन शिलालेखों और साहित्य ग्रंथों में आबू पर्वत को अबूतगिरी अथवा अमूर्ताचल कहा जाता है। अमूर्ताचल स्थित अचलगढ़ एक प्राचीन दुर्ग है। ये दुर्ग आबू से लगभग 13 किलोमीटर दूर अरावली पर्वतमाला के एक अतुंग शिखर पर स्थित है। आबू का पुराना किला परमार शासकों द्वारा बनवाया गया था, जिनका अरबोदाचल क्षेत्र लंबे अरसे तक शासन रहा था। सन 1452 के लगभग मेवाड़ के पराक्रमी महाराणा कुंभा ने इसी प्राचीन दुर्ग के भग्नावशेषों पर एक नए दुर्ग का निर्माण कराया, जो संप्रति अचलगढ़ के नाम से प्रसिद्ध है। इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड की भी यही मान्यता है। आबू पर्वतांचल में स्थित अनेक देव मंदिरों के कारण कर्नल टॉड ने आबू पर्वत को हिंदू ओलंपस देव पर्वत कहा है। आबू पर्वतांचल में स्थित अनेक देव मंदिरों के कारण कर्नल टॉड ने आबू पर्वत को हिंदू ओलंपस यानी देव पर्वत कहा है। अलेक्जेंडर किनलॉक फॉब्स द्वारा लिखित रासमाला में आबू पर्वत के बारे में इससे मिलता जुलता विवरण मिलता है।
आबूगढ़ पर परमारों का किला है और इस किले का कोट भी इसी कुंभा ने बंधवाया था। वे प्राय यही रहता था और यहाँ के तोपखाने और गड्डी के बुर्ज पर भी कुंभा का नाम मौजूद है। यहाँ पर एक बेडंगा सा मंदिर बना हुआ है जिसमें उसकी पीतल की बनी हुई मूर्ति स्थापित है। इस मूर्ति की आज तक पूजन होता है। राणा कुंभा ने पश्चिमी सीमा और आबू के बीच की घाटियों को भी किले की तरह ही बनवाया गया था। कविराज श्यामल दास वीर विनोद ने अचलगढ़ के बारे में लिखा है कि अचलेश्वर मंदिर के पीछे एक पहाड़ी पर परमारों का प्राचीन गढ़ अचलगढ़ है, जो विक्रम संवत 1507-1450 के करीब महाराणा कुंभा द्वारा बनवाया गया है। कहा जाता है शायद महाराणा ने गढ़ का जीर्णोद्धार करवाया होगा, किसी कदर भी बढ़ाया भी होगा, लेकिन गढ़ तो बहुत बरसों पहले ही बना हुआ मालूम होता है। अब सिर्फ इसमें खंडर रह गए हैं। यहाँ पर एक कुंड है। गढ़ के भीतर 2 जैन मंदिर है, एक ऋषभदेव का जैन मंदिर है तो दूसरा पार्श्वनाथ का जैन मंदिर है। परमारों का मूल राज्य आबू और उसके निकटवर्ती प्रदेश पर था, जहाँ उन्होंने कभी स्वतंत्र रूप से तो कभी अणहिलवाड़ पाटन गुजरात के सोलंकी राजा चालुक्य के अधीन सामंत के रूप में शासन किया। चंद्रावती उनकी राजधानी थी। यहाँ से उनकी विविध शाखाएं मारवाड़, सिंधी, गुजरात का कुछ भाग तथा मालवा में फैली। यहाँ उनके पृथक राज्य स्थापित भी हुए। इस संदर्भ में एक दोहा भी प्रसिद्ध है, पृथ्वी पंवारा तणी अणे, पृथ्वी तना पंवार, एको आबू गढ़ बेसणो, दूजी उज्जैनी धार। परमारों की इस प्राचीन राजधानी चंद्रावती के खंडर आबू पर्वत के तलहटी में बनास नदी के किनारे वन्य प्रदेश में आज भी विद्यमान है। इतिहासकार कर्नल टॉड ने चंद्रावती के विगत वैभव का भाव पूर्ण वर्णन काल में पश्चिम भारत की राजधानी थी वर्णन किया। उसके अनुसार नगरी धार से भी पुरानी थी और परमारों की उत्कर्ष काल में पश्चिम भारत की राजधानी थी। यद्यपि चंद्रावती सुदृढ़ परकोटे से सुरक्षित थी, तथापि विगत काल में आबू का दुर्ग इसका शरण स्थल रहा था। इस दुर्ग के साथ परमार शासकों की वीरता और पराक्रम का रोमांच इतिहास भी जुड़ा है। आबू के परमार राजवंश में धरणीवरा एक प्रतापी शासक हुआ। जनश्रुति है कि उसने अपने 9 भाइयों में राज्यों को बांटा और उनकी 9 राजधानी नवकोटि मारवाड़ कहलाई। इस आशय में निम्नांकित एक छप्पी भी प्रसिद्ध हुआ। मंडोवर सावत हुआ, अजमेर सिंधुसु, गढ़ पुंगल गजमल हुओ, लोदरवो भानुभो, आलपाल अबुत भोजराज जालदर, जोगराज दर धाट हुओ, हांसू पारकर, नवकोटि किराड़ो, सुजगुत थिर अपवारो थापिया, धरणीवरा धर भैया कोट विटजो झुकिया। उक्त छपाई के अनुसार मंडोर सामंत को मिला, अजमेर सिंधु को, पुंगल गजमल को, लुदरवा भान को, आबू आल अलह को, पाल कलपलह को, जालंधर जालोर को, भोजराज को घाट यानी उमरकोट जोगराज को और पारकर थरपारकर हंसराज को मिला। और धरणीवरा ने कोटो किराड़ों को अपने पास रख लिया। धरणीवरा का समय 1040 ईस्वी के आसपास माना जाता है। अतः 56 संवत बाद में रचा गया, क्योंकि उस समय अजमेर तो संवत बसा ही नहीं था और आबू पर आल व पाल का होना भी नहीं पाया गया। तत्पश्चात इस राजवंश में धारावर्ष अतुल पराक्रमी और प्रसिद्ध शासक हुआ। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार फारसी त्वारज ताज उल मासिर के हवाले में लिखा गया है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1196 ईस्वी में जब गुजरात के सोलंकी राज्य पर आक्रमण किया, तब आबू पर्वत की तलहटी भीषण युद्ध लड़ा गया था, जिसमें धारावर्ष गुजरात की सेना के 2 मुख्य सेनापतियों में से एक था। यही धारावर्ष बाद में गुलाम वंशी सुल्तान इल्तुतमिश के विरुद्ध भी युद्ध लड़ा था। धारावर्ष ने कभी स्वतंत्र शासक के रूप में तो कभी सोलंकी नरेशों के करज सामंत के रूप में दीर्घकाल तक शासन किया। कर्नल टॉड के अनुसार यद्यपि शिलालेख में लिखा गया है कि चंद्रावती पर देवतुल्य धारावर्ष का एक छत्र राज्य था, परंतु ये स्पष्ट है कि उसने अणहिलवाड़ की सार्वभौम सत्ता को स्वीकार कर लिया
और जिसके अधीनता से मुक्त होकर उसके पूर्वज जैत अपनी राजभक्ति अपनी पुत्री बुद्धिमती ऐच्छिन सहित दिल्ली के अंतिम राजपूत सम्राट पृथ्वीराज को समर्पित कर दी थी। धारावर्ष बहुत वीर और पराक्रमी था। पाट नारायण मंदिर के एक शिलालेख विक्रम संवत 1344 के अनुसार वे एक बाण से एक साथ 3 भैंसों को बींद डालता था। इतिहासकार ओझा जी के अनुसार धारावर्ष विक्रम संवत 1220 यानी 1163 से विक्रम संवत 1276 1219 तक आबू का शासक था। धारावर्ष के पश्चात आबू के परमार में राज्य लक्ष्मी रुठ गई और इस पराक्रमी राजवंश का यश सूर्य अस्त हो गया। इसका प्रमाण वशिष्ठ मंदिर के एक शिलालेख से प्राप्त होता है, जिसमें आबू पर जालोर के पराक्रमी राजा काहनड़ देव सोनगरा की विजय का उल्लेख है। उसके बाद में चौहान की देवड़ा शाखा के रावलुम्बा ने आबू की अपनी राजधानी चंद्रावती पर अधिकार कर लिया। ओझा जी ने ये घटना का विक्रम संवत 1368 या 1311 ईस्वी में बताई है। मध्य युग में गुजरात की तरफ से होने वाले संभावित आक्रमणों की सुरक्षा की दृष्टि से आबू दुर्ग का एक विशेष सामरिक महत्व रहा। रासमाला के अनुसार गुजरात के सुल्तान कुतुब शाह ने कुछ अरसे तक यहाँ पर शासन किया था। उसके बाद में गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा द्वारा अच्चलगढ़ को पदाकांत करने तथा वहाँ विद्यमान प्राचीन देव प्रतिमा को नष्ट करने का उल्लेख भी मिलता है। जनश्रुति के अनुसार महमूद बेगड़ा जब अचलेश्वर के नंदी सहित अन्य देव प्रतिमाओं को खंडित करके घाटे से उतार रहा था, तब देवी का प्रकोप हुआ। मधुमक्खियों एक बड़ा दल आक्रमणकारियों पर टूट पड़ा और उनके दुष्कर्यों का मजा चखाया। इस घटना की स्मृति में वे स्थान आज भी भवरथल के नाम से प्रसिद्ध है। उसके बाद में अचलगढ़ पर अधिकांश देवड़ा शासक और चौहानों का ही अधिकार रहा था। महाराणा कुंभा द्वारा पुनर्निर्मित अचलगढ़ यद्यपि भग्न और जीर्ण अवस्था में है, तथापि उसने इस रूप में भी भग्न और आकर्षण लगता है। सुदृढ़ प्राचीन और विशाल बुरुजों से युक्त अचलगढ़ दुर्ग स्थापत्य का एक अच्छा उदाहरण है। आबू से अचलगढ़ जाते समय मार्ग में सबसे पहले अचलेश्वर महादेव का मंदिर आता है। आबू पर्वत की अधिष्ठा देव अचलेश्वर महादेव ही है। इस मंदिर में शिवलिंग ने होकर केवल एक गड्ढा है, जिसे ब्रहागंड भी खड्ड भी कहा जाता है, और इस स्थान पर शिव के पैर का अंगूठा प्रतीक रूप से विद्यमान है। इसी मंदिर के प्रांगण में महमूद बेगड़ा द्वारा खंडित शिवप्रिया, पार्वती और उनके वहां नंदी की प्रतिमा भी विद्यमान है। अचलेश्वर महादेव के पास एक विशाल कुंड है जो 900 फीट लंबा और 240 फीट चौड़ा है। ये कुंड मंदाकिनी कुंड कहलाता है। मंदाकिनी कुंड से पूर्व की तरफ परमार राज्य के संस्थापक आदि परमार के पाषाण प्रतिमा स्थापित है, जिसमें वे अपने तीर से भैंस का रूप धारण किए राक्षसों का वध कर रहा है, जो रात्रि के समय अग्निकुंड का पवित्र जल पी जाया करते थे। कर्नल टॉड ने इस पाषाण प्रतिमा को मूर्ति कला का अद्भुत नमूना बताते हुए लिखा है कि सफ़ेद संगमरमर की बनी यह मूर्ति 5 फीट ऊंची है और मूर्ति कला में बारडोली के स्तंभों पर बनी हुई मूर्ति के अतिरिक्त भारत में मेरे द्वारा देखी गई सभी मूर्तियों से बढ़कर है। मंदाकिनी कुंड के किनारे सिरोही के महाराव मान सिंह की स्मारक छतरी भी है, जिसे कल्ला परमार ने कटार से वार करके मारा था, लेकिन कर्नल टॉड के अनुसार वे निकटवर्ती जैन मंदिर में से किसी के द्वारा जहर दिए जाने पर मरा था। इस स्थान से थोड़ा आगे चलने पर अचलगढ़ की प्राचीर दिखाई देने लगती है। संप्रति इस भग्न प्राचीर में हनुमान पोल और गणेश पोल 2 बाहरी प्रवेश द्वार है, जिन पर उक्त दोनों देवताओं की प्रतिमा प्रतिष्ठापित की गई हैं, जिनके कारण इनका नामांकन भी हुआ है। पास ही कपूर सागर सरोवर है, जिसमें वर्षप्रद निर्मल जल भरा रहता है। इन प्रवेश द्वारों से आगे दुर्ग की चढ़ाई प्रारंभ हो जाती है। आगे चलकर दुर्ग का एक अन्य प्रवेश द्वार आता है, जिसे चंपा पोल प्रवेश द्वार कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर चंपा के वृक्ष के टहनियों से आवृत होने के कारण, शायद सुगंधित हवा देने के कारण इस द्वार का नाम चंपा वर्ष रखा गया है। फिर थोड़े आगे चलने के बाद पार्श्वनाथ जैन का मंदिर आता है, जिसे मांडू के श्रेष्ठी ने बनवाया था। आगे चलकर अणहिलवाड़ का राजा कुमार पाल सोलंकी ने इसका जीर्णोद्धार भी करवाया था। कर्नल टॉड ने इस मंदिर के कलात्मक स्तंभों को
अजमेर के प्राचीन मंदिर के स्तंभों के सारदस बताया था। अचलगढ़ का एक अन्य प्रवेश द्वार भैरवपाल है, जिसमें प्रवेश कर आगे चलने पर इस वीरान दुर्ग की भीतरी दिखाई देने लगता है। कर्नल टॉड ने अचलगढ़ दुर्ग की आंतरिक संरचना और स्थापत्य का संजीव चित्रण किया है। दुर्ग के भीतर कुंभा के राजा प्रसाद, अनोखा रानी महल, अनाज के कोठे, सैनिकों की आवास गृह, पानी के विशाल टाके, अतुल जलराशि से परिपूर्ण सावन भादो झील, परमार द्वारा निर्मित चबूतरे, बुर्ज इत्यादि विद्यमान हैं। आज मैंने आपको बताया है अचलगढ़ के दुर्ग के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अगर आप पहले बार हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।